गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने हिंदी में जो हमारी बुक थी क्षितिज, उसके 2 पार्ट पढ़े, पार्ट 1 और पार्ट 9। अब क्योंकि पीरियोडिकल के हिसाब से अब हमारा 3rd चैप्टर बचता है, वो है व्याकरण का, और वो है उपसर्ग और प्रत्यय। शब्द निर्माण में उपसर्ग और प्रत्यय। तो आज हम उपसर्ग और प्रत्यय ही पढ़ेंगे। तो इसमें आपको बच्चों पहले मैं पूरा उपसर्ग और प्रत्यय जो चैप्टर है वो मैं आपको पढ़ा दूंगी। उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर्स आपको दूंगी, वो क्वेश्चंस आपको कॉपी में करने होंगे। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। शब्द निर्माण, उपसर्ग और प्रत्यय। देखिए बच्चों कि आप जानते हैं शब्द क्या है, क्योंकि वाक्यों में ही शब्दों का प्रयोग होता है, यानी शब्दों से मिलकर ही क्या होता है, वाक्य बनता है। जब शब्द अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई है, भाषा की स्वतंत्र इकाई है। शब्द क्या है, जैसे कि मान लो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, इन सब के अलग अलग शब्द हैं। संज्ञा नाम होता है किसी का, सर्वनाम हम नाम की जगह पे लेते हैं, वे, हम, उनको, इस तरह के शब्द। विशेषण शब्द जो किसी की विशेषता बताने वाले होते हैं। क्रिया जो किसी काम का करना या होना बताते हैं। इन सब शब्दों से मिलकर ही क्या बनता है, वाक्य बनता है। लेकिन ये सारे शब्द कैसे होने चाहिए, सार्थक। सार्थक मीन्स जिनका कोई ना कोई अर्थ हो। तो देखिए, हम वाक्य बनाते समय विभिन्न शब्दों का प्रयोग वाक्य में करते हैं। जैसे लड़का है, घोड़ा है, कुर्सी है, किताब है, कलम है, ये सारे हिंदी के शब्द हैं, और इन सब शब्दों से ही वाक्य बनता है। और शब्द किससे बनता है, शब्द बनता है वर्णों से या ध्वनियों से। वर्ण क्या होते हैं, जो हम स्वर और व्यंजन है हमारे, वही वर्ण होते हैं। जैसे अ से लेके ज्ञ तक ये सब वर्ण होते हैं। स्वर और व्यंजन जो होते हैं हमारे, वो सब वर्ण होते हैं। तो इन्हीं वर्णों से मिलकर एक एक शब्द, जैसे कि कलम, क अपने आप में वर्ण है, ल वर्ण है और म वर्ण है, तो कलम बना। ठीक है, तो इस तरह से। और ध्वनि भी कहते हैं हम इन वर्णों को, ध्वनि भी कहते हैं। तो वर्णों से या फिर ध्वनियों से मिलकर क्या बनता है, शब्द में बनता है, और शब्दों से मिलकर क्या बनता है, वाक्य बनता है। तो देखिए कि शब्द की परिभाषा देते समय हमें निम्नलिखित 2 बातें ध्यान में रखनी चाहिए। कि जब हम किसी भी शब्द की परिभाषा देते हैं तो उनको देने से पहले हमें निम्नलिखित 2 बातें ध्यान में रखनी चाहिए। वो पहली बात है, शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। कि शब्द क्या है, भाषा की स्वतंत्र इकाई है, यानी कि ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं शब्द। इनको जब हम मिलाते हैं तब ये पद के रूप में वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि ये शब्द अपने आप में स्वतंत्र हैं। और जब ये वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, यानी वाक्य में जब इनको लाया जाता है, तो फिर ये क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं, क्योंकि ये बंध जाते हैं वाक्य में, तो ये पद कहलाने लगते हैं। उससे पहले ये स्वतंत्र होते हैं और शब्द होते हैं। जब इनका हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, मीन्स वाक्यों के अंदर इनका प्रयोग होने लगता है, तो ये पद कहलाने लग जाते हैं। ठीक है, अर्थात शब्दों का प्रयोग भाषा में स्वतंत्र रूप से किया जाता है। मेज, कुर्सी, कलम, घोड़ा, घुड़सवार, ईमानदार आदि स्वतंत्र होने के कारण ही इनको कोश में स्थान दिया जाता है, और शब्दों के अर्थ आप कोश से देख सकते हैं। यानी कि डिक्शनरी में इनको अलग अलग शब्दों को दिया जाता है, क्योंकि ये स्वतंत्र है तो इनको अलग दिया जाता है, और इनके अर्थ भी दिए जाते हैं। और जब ये वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो ये पद बन जाते हैं, फिर ये शब्द नहीं होते। इसीलिए जब तक ये शब्द है तब तक ये स्वतंत्र होते हैं, वाक्य में प्रयुक्त होते ही ये पद बन जाते हैं, ये फिर स्वतंत्र नहीं रहते। अगला देखिए, आपको सेकंड है, इसी में निम्नलिखित 2 बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो पहली तो थी शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है, और दूसरा है शब्द भाषा की सार्थक इकाई है। शब्द भाषा की सार्थक इकाई है, मतलब कि शब्द, वही शब्द यहाँ पर प्रयुक्त होने चाहिए जो कि बिल्कुल, जिनका की कोई ना कोई अर्थ होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कलम है, ठीक है, और एक होता है कमल। अब इसमें 3 वर्ण या 3 ध्वनियां काम में आई है, क, ल और म। तो कलम भी बना है और कमल भी बना है, और कलम का भी अर्थ है और कमल का भी अर्थ है। तो सार्थक शब्द ही काम में आते हैं भाषा में। अगर इसकी जगह मकल हो
और लकम हो, शब्द ध्वनियां तो वही हैं, लेकिन मकल का कोई अर्थ नहीं है, लकम का भी कोई अर्थ नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि भाषा में सार्थक शब्दों का ही प्रयोग होता है। ठीक है। अब देखिए, हर भाषा में असीमित शब्द होते हैं। कोई भी भाषा हो उसमें बहुत सारे शब्द होते हैं असीमित, जिनकी कोई सीमा नहीं होती। बहुत से शब्द होते हैं जिनमें कि संज्ञा शब्द होते हैं, सर्वनाम शब्द होते हैं, विशेषण शब्द होते हैं, क्रिया शब्द होते हैं, क्रिया विशेषण शब्द होते हैं, अव्यय शब्द होते हैं। बहुत तरह तरह के शब्द इसमें होते हैं। अब देखिए कि शब्द निर्माण की जो प्रक्रिया है, कि शब्द का जो निर्माण होता है उसकी प्रक्रिया 3 प्रकार से हो सकती है। तो पहला तो प्रकार है उपसर्ग। ठीक है। देखो कि शब्द निर्माण की प्रक्रिया 3 प्रकार से होती है। उपसर्ग के द्वारा, जैसे अन प्लस आदर, अनादर। अब अनादर है, अन प्लस आदर, अन उपसर्ग है, आदर मूल शब्द है। ठीक है। और आदर का अर्थ है किसी का सम्मान करना। ठीक है। मूल शब्द का कोई ना कोई अर्थ जरूर होना चाहिए। उपसर्ग जब हम लगाते हैं किसी शब्द में, या किसी शब्द से हम उपसर्ग और मूल शब्द को अलग अलग करते हैं, तो उसमें जो मूल शब्द होता है, जैसे कि इसमें है आदर, आदर के आगे हमने लगाया है अन, अन उपसर्ग है, आदर मूल शब्द है। तो आदर है तो जो मूल शब्द है आदर, ऐसे मूल शब्द जो भी होते हैं उनका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, तभी वो उपसर्ग उसके साथ में सही होगा। तो जैसे कि अन प्लस आदर, अनादर, ये उपसर्ग, इसमें अन उपसर्ग है। उसी तरह से दूसरा है प्रत्ययों के द्वारा होती है शब्द निर्माण की प्रक्रिया। तो प्रत्यय, जैसे कि सुंदर प्लस ता। अब इसमें सुंदर मूल शब्द है और ता इसमें प्रत्यय है, सुंदर ता। तीसरा है समास के द्वारा, जैसे स्नान प्लस ग्रह, स्नान के लिए ग्रह। अब क्योंकि हम यहाँ पे अभी समास हमारे इस पाठ 1 में समास नहीं है, पाठ 1 में सिर्फ हमें उपसर्ग और प्रत्ययों के बारे में ही पढ़ना है कि उपसर्गों का प्रयोग कौन कौन सा, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे होता है, और प्रत्ययों का प्रयोग कैसे होता है। उपसर्ग से हम कौन कौन से शब्द बना सकते हैं और प्रत्ययों से हम कौन कौन से शब्द बना सकते हैं। तो अब उपसर्ग और प्रत्यय पर हम आ जाते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपसर्ग। तो उपसर्ग में देखिए, उपसर्ग की जो परिभाषा है वो है कि वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के आगे लगकर कोई नए शब्द का निर्माण करते हैं या फिर उसका रूप परिवर्तित कर देते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। मैं एक बार फिर बोलती हूँ कि वे शब्दांश, शब्दांश यानी शब्दों के अंश, कि वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के आगे लगकर उस शब्द का या तो रूप परिवर्तित कर देते हैं या फिर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे कि बेईमान, बे प्लस ईमान। ईमान क्या है? मूल शब्द है। ईमान आप जानते ही हैं, ईमानदार जो जिनका ईमान होता है, और बे उसके आगे लग जाता है तो उसका अर्थ ही बदल जाता है। क्या हो जाता है फिर? वो ईमान यानी ईमानदार, और बेईमान यानी कि बे उपसर्ग लग गया तो उसका अर्थ ही बदल गया। तो वो क्या हो जाएगा? बेईमान यानी कि जिसके अंदर ईमान नहीं है। ठीक है। जिस प्रहार, हार शब्द है, ठीक है, हार, हार और प्र लगा उसके आगे तो प्रहार यानी कि अर्थ ही बदल गया। यानी कि किस प्रहार करना मीन्स किसी पर हम कोई जैसे मारते हैं, कुछ करते हैं, वो प्रहार करना हुआ। इसी तरह से सुयोग, सु प्लस योग, सु उपसर्ग है और योग क्या है? मूल शब्द। तो योग का यहाँ पे अर्थ है, आप समझते हैं, योग यानी किसी चीज का टोटल, कुल, है ना, योग। और सु लगा दिया आगे तो अच्छा, सु मीन्स अच्छा, सुयोग यानी कि अच्छा योग बन गया। ठीक है। विनाश, नाश के आगे हम वी उपसर्ग लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? विनाश। ठीक है। तो इस तरह से वी से विनाश बना है, वी उपसर्ग लगा है, वी प्लस नाश। नाश यहाँ पे मूल शब्द है, वी यहाँ पे उपसर्ग है। नाश का मतलब होता है नष्ट हो जा कर देना, और वी लग जाए विनाश, है ना। तो इस तरह से नए शब्द बनते हैं। अब आप देखिए कि जो उपसर्ग होते हैं
ये भी कितने हिंदी में भी 3 प्रकार के उपसर्ग माने जाते हैं। तो पहले तो तत्सम उपसर्ग होते हैं। तत्सम उपसर्ग वो होते हैं जो जैसे कि संस्कृत के जो शब्द होते हैं, ठीक है, वो तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे कि अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, है ना, इस तरह के जो वर्ड शब्द होते हैं, उप, दुर, नी, परा, परि, प्र, प्रति, वी, सम, अ, कु, स, सत, इस तरह के जो उपसर्ग होते हैं, ये कौन से उपसर्ग कहलाते हैं? कौन से कहलाते हैं? तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं। माने कि ये संस्कृत के शब्द होते हैं, संस्कृत के शब्दांश होते हैं। जैसे कि अति से बना अत्याचार, अतिरिक्त, अतिशय, अति उत्तम, अत्यधिक, इस तरह से बनता है। अति से ये शब्द बने। अधि से बनता है अधिकार, अधिकरण, अधिशुल्क, अधिपति, इस तरह के शब्द अधि से बनते हैं। इसी तरह से अप से बनते हैं अपयश, अपमान, अपव्यय, अपशब्द, इस तरह के शब्द बनते हैं। इसी तरह से आप देखिए नी से बनता है नियुक्त, निवास, नियम, निरोध, निरूपण, निवारण, इस तरह के शब्द नी उपसर्ग से बनते हैं। अब आप आगे देखिए वी उपसर्ग से बनने वाले शब्द। वी से बनते हैं, देखिए, वियोग, विनाश, विदेश, विकार, विशिष्ट, विरोध, विभाग, विराम, इस तरह के शब्द वी उपसर्ग से बनते हैं। अभी हमने जो जितने भी पढ़े हैं ये सारे कौन से उपसर्ग हैं? तत्सम, यानी कि संस्कृत के जो शब्दांश होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं, जो कि हिंदी भाषा में भी प्रयोग में आते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं तद्भव उपसर्ग। तद्भव उपसर्ग वो होते हैं जो कि तद्भव उपसर्ग मूलतः संस्कृत के तत्सम उपसर्गों से ही विकसित हुए हैं। इन्हीं को हिंदी उपसर्ग भी कहा गया है। तो कुछ प्रमुख उधर तद्भव उपसर्ग हैं, उन्हें मैं आपको बता रही हूँ। देखिए क्या है, जैसे अ है, अ से देखिए अनपढ़, अभाव और अशुद्ध, इस तरह के शब्द बनते हैं। अन से देखिए अनपढ़, अनजान, अनहोनी, अनकहा, इस तरह के शब्द बनते हैं। इसी तरह से तद्भव शब्दों का उपसर्ग को भी होता है, जैसे कुसंगत, कुप्रभाव और अपना कुढंग, कुसंगति, इस तरह के शब्द, कुपात्र, कुपुत्र, इस तरह के शब्द बनते हैं। कु प्लस पुत्र, कु यानी बुरा, है ना, और पुत्र, तो इस तरह से बनते हैं। कुपुत्र, सुपुत्र, इस तरह से उपसर्ग और प्रत्यय उपसर्ग और मूल शब्द होता है। अध, जैसे कि अध खिला, अध पका, अध जला, तो यहाँ अध उपसर्ग है और पका क्या है? मूल शब्द है, ठीक है। इसी तरह से बद, यानी कि अपना देखिए सु है, तो सु उपसर्ग से बनेगा सुजान, सुघड़, सुपुत्र, इस तरह के शब्द बनते हैं। और इस तरह से भर भी है एक उपसर्ग तद्भव शब्द का, जैसे कि भरपूर, भरमार, भरसक, इस तरह के शब्द होते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़े? तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग, और अब हम पढ़ेंगे आगत यानी विदेशी उपसर्ग। आगत कौन से उपसर्ग होते हैं? जो कि विदेशी भाषाओं से हमारी हिंदी भाषा में आ गए हैं, दिए गए हैं। जैसे कि ब है, बा है, बे है, बद है, खुश है, ना है, गैर, ला, हम, हर, कम, इस तरह के शब्द हैं। जैसे ब से बनता है खूबी, तो मूल शब्द हो गया बखूबी, बदौलत, इस तरह के, बनाम, इस तरह के शब्द ब उपसर्ग से बनते हैं। बखूबी, ब प्लस खूबी, खूबी मूल शब्द हो गया और ब उपसर्ग हो गया। उसी तरह से देखिए बे से बनता है बेअदब, बेरहम, बेगुनाह, बेईमान, है ना, बेईमान, बेचैन, बेवफा, इस तरह के शब्द बे उपसर्ग लग के बनते हैं। तो बेअदब, बे प्लस अदब, अदब मूल शब्द हो गया और बे क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। इसी तरह से बद,
बदनाम, बदमाश, बदतमीज, बदचलन, इस तरह के शब्द बद प्लस तमीज है ना, बद प्लस तमीज, बद उपसर्ग हो गया, तमीज क्या हो गया, मूल शब्द हो गया। इस तरह से विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग भी हमारे हिंदी में हैं। तो उपसर्ग कितने प्रकार के बताए मैंने आपको बच्चों, 3 प्रकार की। तत्सम उपसर्ग जो कि संस्कृत भाषा से आए हैं, तद्भव उपसर्ग जो कि हिंदी के ही हैं, और आगत यानी विदेशी उपसर्ग जो कि विदेशी भाषाओं से हमारी हिंदी भाषा में लिए गए हैं। तो ये हमारा हो गया उपसर्ग। तो आप समझ गए बच्चों कि उपसर्ग जो है वो मूल शब्द और उपसर्ग को अलग अलग करके बनता है। जैसे कि अन प्लस आदर मैंने बताया आपको, अन उपसर्ग है और आदर क्या है, मूल शब्द है। इसी तरह से अनपढ़ है, अन प्लस पढ़ है, अन क्या है, उपसर्ग है, पढ़ क्या है, मूल शब्द है। तो मूल शब्द हम जब उपसर्ग और मूल शब्द को अलग अलग करते हैं तो जो मूल शब्द है उसका कोई ना कोई अर्थ जरूर होना चाहिए। अगर उसका अर्थ नहीं है तो वो उपसर्ग सही यानी मूल शब्द और उपसर्ग लगा हुआ सही नहीं है। तो इसलिए जब भी हम उपसर्ग और मूल शब्द को अलग अलग करते हैं तो जो मूल शब्द है वो सार्थक होना चाहिए, यानी अर्थ के साथ होना चाहिए, उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए।